My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। Dear students, dear friends, today in this video we will discuss about the metaphysics, epistemology, ethics, axiology and education। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो फिलॉसफी है या जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके एक महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें जो फिलॉसफी होता है, जो दर्शन शास्त्र होता है, उसमें मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा या जिसको हम लोग तत्व ज्ञान कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एपिस्टेमोलॉजी या जिसको हम लोग ज्ञान मीमांसा या ज्ञान शास्त्र कहते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एथिक्स एंड एक्सियोलॉजी दैट इज नीति शास्त्र तथा मूल्य मीमांसा क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग देखेंगे कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, एक्सियोलॉजी तथा एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा तथा शिक्षा में क्या संबंध है दोनों में, या फिर तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का एजुकेशन की फील्ड में क्या योगदान है, इसके बारे में भी हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग मेटाफिजिक्स और एजुकेशन या तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान और शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा। जैसे एक प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं वह संसार वास्तविक है या कल्पना मात्र है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सोचिए कि जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, यह संसार वास्तविक है कि कल्पना मात्र है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि यह जगत क्या है, यह संसार क्या है, इसके बारे में सोचिए। फिर मनुष्य क्या है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग्स, मानव क्या है, मनुष्य क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार करिए। और अगला प्रश्न है कि ईश्वर क्या है, प्रभु जिसको हम लोग कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो ईश्वर क्या है। और उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच लीजिए कि यह संसार क्या है, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं वह संसार वास्तविक है या काल्पनिक है, रियल है या फिर इमेजिनेशन मात्र है। ये जगत क्या है, मनुष्य या ह्यूमन बीइंग्स क्या है, जो दिख रहा है साक्षात तो मनुष्य है कि सिर्फ कल्पना मात्र है। ईश्वर क्या है, ईश्वर का जो कंसेप्ट है वो क्या है। और प्रिय विद्यार्थियों, इन सबके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में पारस्परिक संबंध क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप विचार करिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोचिए दोस्तों कि जगत क्या है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है और ये संसार क्या है, ये संसार वास्तविक है या मात्र काल्पनिक है, और इन सब के बीच में क्या भी रिलेशनशिप है।
प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, ये जितने भी प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इन सभी प्रश्नों का जब आप उत्तर दीजिएगा, इनके बारे में विचार करिएगा, तो इनके जो भी आंसर्स मिलेंगे, जो भी उत्तर मिलेंगे, वे उत्तर जो है हमारे एजुकेशन के लिए, शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका उत्तर होगा, इन प्रश्नों का जो भी आपका आंसर होगा, उसी के हिसाब से आप अपने एजुकेशन सिस्टम को या अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि जो है हम सभी ये माने कि यह संसार जो है काल्पनिक है या यह संसार वास्तविक है, जो मनुष्य है ये मनुष्य वास्तविक है या मनुष्य काल्पनिक है, ईश्वर या प्रभु जो है वो वास्तविक है या काल्पनिक है, इन सभी प्रश्नों का जो भी हम उत्तर देंगे, उसी के आधार पर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त प्रश्नों का जो भी आंसर होगा, जो भी उत्तर होगा, उन्हीं उत्तरों के आधार पर हमारे एजुकेशन की जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, वे सभी घटक निर्धारित होंगे। वे घटक क्या क्या हो सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों? कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, टीचर कैसा होगा, स्टूडेंट कैसा होगा, टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशंस क्या होगा, शिक्षा का ऑब्जेक्टिव या एम्स क्या होगा, टीचिंग मेथड्स कैसे होंगे, डिसिप्लिन क्या होगा, करिकुलम क्या होगा आदि। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी शिक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एजुकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी घटक हैं, वे सभी घटक जो है इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर आधारित हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से ये जितने भी प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखा, उन प्रश्नों का यदि आप उत्तर दे पा रहे होंगे, तो आप जिस भी विचार से अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे, जो भी आपका विचार होगा, आपके अकॉर्डिंग शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो आपके उन्हीं उत्तरों के हिसाब से होना चाहिए, उसी विचार के अनुसार होना चाहिए जिस विचार से आपने इन प्रश्नों का उत्तर रखा। उसी के अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम क्या हो इसका निर्धारण कर सकते हैं। हमारा जो छात्र है या छात्र का जो कंसेप्ट है, स्टूडेंट का जो कंसेप्ट है, वो क्या होगा, वो भी इन्हीं विचारों से, इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों से जो है निर्धारित होगा। और साथ ही साथ हमारा टीचर क्या हो, टीचर्स के रोल क्या हो, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, और साथ ही साथ टीचर और स्टूडेंट अर्थात छात्र और अध्यापक, शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, इन सब के निर्धारण में जितने भी प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे, उन प्रश्नों के उत्तरों का बहुत ही योगदान होगा। उन्हीं उत्तरों के हिसाब से, उन्हीं आंसर्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा टीचिंग मेथड्स क्या होगा, शिक्षण विधि क्या होगा, विद्यालय में या समाज में अनुशासन कैसा होगा, यह भी उन्हीं उत्तरों के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। शिक्षा या एजुकेशन जो है हमारा, वो एजुकेशन हमारे समाज में सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए, समान रूप से सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए, अथवा केवल कुछ लोगों को प्राप्त होना चाहिए, केवल संभ्रांत लोगों को या केवल कुलीन वर्ग को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रश्न का भी जो उत्तर है, वो जो हमारा पूर्व में जो आपके सामने हमने प्रश्न रखा, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर से इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि हमारे जीवन का मूल्य क्या हो, हम जीवन में अपने मूल्यवान किसे समझेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रिय विद्यार्थियों जब हम सोचते हैं, तो वहां पर मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान का रोल होता है, योगदान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न हमने आपके समक्ष रखे कि जगत क्या है, संसार क्या है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर होंगे प्रिय विद्यार्थियों, वे सभी उत्तर कहाँ से मिलेंगे हमको? मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा से मिलेंगे, तत्व ज्ञान से मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए जो फिलॉसफी है, जो दर्शन शास्त्र है, उसमें जो मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा का बहुत ही अधिक योगदान है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान को हम परिभाषित करना चाहें, तो हम कहेंगे कि तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ब्रह्मांड के परम तत्व दैट इज ईश्वर की खोज करते हुए उसके परम स्वरूप का विवेचन करती है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि जो
हमारा मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा जिसे हम लोग कह रहे हैं, मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा को हम परिभाषित करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि मेटाफिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है या दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, और वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का परम तत्व क्या है, जिसको हम लोग ईश्वर कह रहे हैं, परम तत्व या ईश्वर की खोज करते हुए उसके परम स्वरूप को विवेचन करने वाली शाखा है। अर्थात दर्शन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड के परम तत्व की खोज करते हैं या ब्रह्म जो ईश्वर जिसको हम लोग कहते हैं उस ईश्वर की खोज करते हैं, तो उस शाखा को, उस ब्रांच को हम लोग मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थी, जो मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान होता है, इसका जो प्रमुख विषय होता है वो क्या होता है, वो एलिमेंट होता है, वो परम तत्व होता है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोग ईश्वर कह रहे हैं या जिससे सत्ता चल रही है। तो इसका प्रमुख विषय जो होता है मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा का, वो परम तत्व ही होता है जो इस संसार के होने का कारण है और इस संसार का आधार है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा ये वर्ड है, जो ये संसार है, ये संसार क्यों है, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, इसका कारण क्या है, यदि इन प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाए तो वही उत्तर जो होगा इस संसार का परम तत्व होगा। और मेटाफिजिक्स के अंतर्गत, तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोग उसी तत्व को खोजने का प्रयास करते हैं। वो परम तत्व कौन सा है जिसके कारण यह संसार है, इस संसार का आधार कौन सा परम तत्व है, इस संसार किस कारण से है, उस परम तत्व को खोजने का प्रयास है। उस परम तत्व के बारे में चर्चा ज्ञान मीमांसा या तत्व ज्ञान में होता है, मेटाफिजिक्स में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, तत्व मीमांसा में परम तत्व के अस्तित्व को खोजने की कोशिश की जाती है। ध्यान दीजिए, इस तरह से जो हम लोग परम तत्व की बात कर रहे हैं, वो परम तत्व क्या है जिसके ऊपर ये दुनिया है, ये समाज है, इस विश्व है या ये संसार है, जिसके ऊपर टिका हुआ है, या इस संसार के होने का कारण क्या है, वो वही परम तत्व है। और उसी परम तत्व के अस्तित्व को खोजने का प्रयास मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तत्व मीमांसा में परम तत्व की व्याख्या कई प्रकार से की जाती है। कैसे हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम लोग ईश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो हम सभी लोग जो है भगवान को अपने अपने हिसाब से, ईश्वर को अपने अपने हिसाब से, गॉड को अपने अपने हिसाब से उसे परिभाषित करते हैं। कुछ लोग जो है हम में से गॉड या ईश्वर को कहते हैं कि वो साकार होता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ईश्वर या भगवान जो है वो निराकार है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर या भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, तो वो मानते हैं कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो कण कण में बसे हुए हैं, हर जगह ईश्वर है, हर जगह भगवान है। जबकि ऐसे विचारधारा के लोग जो ये मानते हैं कि ईश्वर का एक आकार होता है, साकार होता है, तो वे जो है ईश्वर की कोई न कोई एक मूर्त बना करके उसकी पूजा करते हैं, उसमें ईश्वर को देखते हैं। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये सब बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम मानते हैं कि वहाँ पर ईश्वर होता है वो, और ईश्वर का एक कोई न कोई स्वरूप है, कोई न कोई आकार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो तत्व मीमांसा में हम परम तत्व की व्याख्या करते हैं, वो परम तत्व क्या हो सकता है, कुछ लोग जो है उस परम तत्व को आकार रूप में मानकर परिभाषित करते हैं, तो कुछ लोग उसे निराकार रूप में परिभाषित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ लोग जो है उस परम तत्व की व्याख्या जो है, या ईश्वर की व्याख्या, गॉड की व्याख्या आकार रूप में मानकर परिभाषित करते हैं, तो कुछ लोग उसे निराकार रूप में मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें कि जो मेटाफिजिक्स है या तत्व मीमांसा है, इस तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स में हम कर क्या रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका लक्ष्य क्या है, उस परम पिता परमेश्वर की खोज करना, या वो कौन सा कारण है, उस कौन सी रियलिटी है, वो कौन सी सच्चाई है, कौन सा यथार्थ है जिसके कारण यह संसार है, या इस संसार के होने का आधार क्या है। जब उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं, तो वह उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की प्रक्रिया जो होती है, वो तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से मेटाफिजिक्स कुछ नहीं है, क्या है, इट इज अ सर्च ऑफ रियलिटी। ये जो रियलिटी होता है,
उस रियलिटी की खोज है मेटाफिजिक्स। यथार्थ क्या है, उस यथार्थ का पता लगाने का प्रयास हम सभी लोग मेटाफिजिक्स में करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से यदि हम लोग जो है मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा को परिभाषित करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि तत्व मीमांसा दर्शन या फिलॉसफी की वह शाखा है जो किसी ज्ञान की शाखा के वास्तविकता या रियलिटी का अध्ययन करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से देख लीजिए कि मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो कहेंगे कि तत्व मीमांसा फिलॉसफी की एक ब्रांच है या एक शाखा है, और वह ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी लोग किसी ज्ञान के वास्तविकता या रियलिटी का अध्ययन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, यथार्थ क्या है, इसका अंतर्गत मेटाफिजिक्स में किया जाता है। और हम लोग जो मेटाफिजिक्स को परिभाषित करते हैं वो कहते हैं कि तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो किसी ज्ञान की शाखा के वास्तविकता या रियलिटी का अध्ययन करती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स है इसकी अपनी ब्रांचेज भी होती हैं। तो ब्रांचेज कौन कौन सी उसको देख लेते हैं कि तत्व मीमांसा की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ब्रांचेज ऑफ मेटाफिजिक्स क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि फर्स्ट ब्रांच की बात करें तो फर्स्ट ब्रांच है जिसको हम लोग कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विद्या कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विद्या जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ब्रह्मांड का या जो हमारा कॉस्मोस है उसका उद्गम कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड की प्रकृति क्या है, उसके उद्गम की प्रक्रिया क्या रही है, उसका विकास कैसे हुआ है, इन सब का अध्ययन जो है हम सभी लोग कॉस्मोलॉजी में करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से कॉस्मोलॉजी क्या है, कॉस्मोलॉजी वह ब्रांच है फिलॉसफी की जिसके अंतर्गत हम सभी लोग ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ द कॉस्मोस की बात करते हैं, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ब्रह्मांड के विकास की और ब्रह्मांड के नेचर या प्रकृति की बात जो है तत्व मीमांसा के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विद्या का नाम देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला इसका ब्रांच है, अगली जो शाखा है दैट इज ऑन्टोलॉजी, उसको हम लोग ऑन्टोलॉजी बोलते हैं या सत्ता मीमांसा बोलते हैं, फिलॉसफी ऑफ बीइंग बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला तो हो गया ब्रह्मांड विद्या या कॉस्मोलॉजी, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन्टोलॉजी या जिसको हम लोग सत्ता मीमांसा कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ बीइंग की चर्चा जिसमें होती है, अर्थात जो सत्ता है, जो अस्तित्व है, उस सत्ता या अस्तित्व या बीइंग की चर्चा जिस शाखा में होती है मेटाफिजिक्स की, उस शाखा को हम सभी लोग ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा या अस्तित्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो गया, ऑन्टोलॉजी क्या है, इट इज ए फिलॉसफी ऑफ बीइंग, अर्थात हमारे अस्तित्व का या हमारे सत्ता की जो मीमांसा है, हम मेटाफिजिक्स से तत्व ज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अपने सत्ता की या अस्तित्व के बारे में, बीइंग के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज, उस शाखा को हम लोग ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जो सत्ता मीमांसा है यह इसको हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आइडियाज रिगार्डिंग बीइंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। प्रिय विद्यार्थियों, जो सत्ता या अस्तित्व की बात हो रही है, इस सत्ता या अस्तित्व का जो आइडिया है हमारा, उस आइडिया को हम लोग तीन समूहों में विभाजित कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जितनी भी एक कैटेगरीज है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा के दृष्टि से। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला होगा इसमें दैट इज नेचुरलिज्म। जो पहला है द फर्स्ट वन इज नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद, सेकेंड वन इज आइडियलिज्म या आदर्शवाद, और तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक एक के बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि द फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के हिसाब से वो मेटाफिजिक्स क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा हम लोग जानते ही हैं कि प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, वो जो है प्रकृति में जो पदार्थ भौतिक रूप में स्थित होता है उसी को वह अस्तित्व में मानता है, उसी को वो वास्तविक पदार्थ मानता है, प्रकृतिवाद। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद में जो एग्जिस्टेंस की बात है, जो अस्तित्व की बात है, वो कहता है एग्जिस्टेंस मीन्स दैट वन इज ऑक्यूपाइंग टाइम एंड स्पेस
एंड इज मैटर और फिजिकल एनर्जी। प्रिय विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि हम यहाँ पे अस्तित्व किसे कहेंगे या पदार्थ किसे कहते हैं, जो कि स्थान घेरता है, जो कि कुछ समय लेता है। जैसे कि हम लोग सामान्य भाषा में पदार्थ की परिभाषा कहते हैं कि जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ वजन हो, जिसका कुछ मास हो, तो उसको हम लोग मैटर या पदार्थ कहते हैं। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से प्रकृतिवाद की बात करें तो इसके हिसाब से एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस मीन्स दैट वन इज ऑक्यूपाइंग टाइम एंड स्पेस एंड इज मैटर और फिजिकल एनर्जी। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से यदि हमारी विचारधारा प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म की होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे शिक्षक शिक्षार्थी हो गया, अनुशासन हो गया, शिक्षा के उद्देश्य हो गए, शिक्षण विधि हो गए, ये सभी जो है प्रकृतिवाद के हिसाब से चलते हैं, उस दर्शन के हिसाब से चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज आइडियलिज्म या आदर्शवाद। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। और आदर्शवाद में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आइडियल्स की बात होती है, आदर्श की बात होती है। और आदर्श में जो है हम जो है आध्यात्मिकता की बात करते हैं, आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, आइडियलिज्म या आदर्शवाद जो बात करता है एग्जिस्टेंस के लिए, वो कहता है कि स्पिरिट ऑफ गॉड एज आइडेंटिकल विथ एग्जिस्टेंस एंड इन इट एग्जिस्टेंस मीन्स टू बी माइंड और स्पिरिट और टू बी डिपेंडेंट अपॉन अदर। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे आदर्शवाद के हिसाब से जो एग्जिस्टेंस हो क्या है, स्पिरिट ऑफ गॉड एज आइडेंटिकल विथ एग्जिस्टेंस। जो ईश्वर है, जो भगवान जिसको हम लोग मानते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमपिता परमेश्वर जिसे हम कहते हैं, वही उसी का क्या है, अस्तित्व है, वही वास्तव है, वही रियल है। एंड इन इट एग्जिस्टेंस मीन्स टू बी माइंड और स्पिरिट। और जो आत्मा है वो आत्मा कहीं न कहीं ईश्वर का रूप है, भगवान का रूप है। और जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आदर्शवाद कहता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, स्पिरिट ऑफ गॉड एज आइडेंटिकल विद एग्जिस्टेंस एंड इन इट एग्जिस्टेंस मीन्स टू बी माइंड और स्पिरिट और टू बी डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। और ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारी विचारधारा आदर्शवादी होती है, आइडियलिस्टिक होती है, तो उसी विचारधारा के अनुसार हम कहते हैं कि जो हमारा शिक्षा होना चाहिए वो उसी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, आदर्शवाद के हिसाब से शिक्षण विध होना चाहिए, आदर्शवाद के हिसाब से जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का संबंध होना चाहिए, वैसे ही अनुशासन और उसी प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जो आदर्शवादी विचारधारा का विकास करे। अगला है विद्यार्थियों, द थर्ड वन इज प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। विद्यार्थियों, प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म जैसा नाम से ही क्लियर है कि यह अपने प्रयोजन को सिद्ध होने में विश्वास रखता है, अर्थात हमारा जिससे प्रयोजन सिद्ध हो जाए वही विचारधारा जो है सही है। विद्यार्थियों, प्रैग्मेटिज्म कहता है कि एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स इन अ वर्ल्ड characterized throughout by process and change and thus nothing could be fitted into neat categories। विद्यार्थी, यहाँ पे जो प्रयोजनवाद विचारधारा की हम लोग बात करते हैं तो प्रयोजनवादी विचारधारा जो है यह कहता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तन की अवस्था में है, कोई चीज किसी चीज का अस्थायित्व नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, बल्कि क्या है, जिसको हम लोग रियलिटी कहते हैं, जिसको हम लोग अस्तित्व कह रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं, वो सच्चाई, वो रियलिटी, वो यथार्थ क्या है, वो फ्लक्स में है, वो चेंज हो रही है, वो फिक्स नहीं है। तो एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स इन अ वर्ल्ड। संसार में कोई भी चीज जो है स्टैटिक नहीं है, सब कुछ फ्लक्स है, कैरेक्टराइज्ड थ्रू बाय प्रोसेस एंड चेंज। और क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन लगातार होता जा रहा है। एंड दस नथिंग कुड बी फिटेड इनटू नीट कैटेगरी। और इस तरह से हम किसी को भी रियल या यथार्थ या उसके अस्तित्व के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज जो है
चेंज हो रहा है, कोई भी जो है यहाँ पर स्थायित्व में नहीं है। जो रियलिटी है, सच्चाई है, सत्य है, यथार्थ है, वो कुछ भी नहीं है, बल्कि सब कुछ क्या है, परिवर्तनशील अवस्था में है, सब कुछ बदल रहा है। तो इसलिए विद्यार्थियों, जो प्रयोजनवाद है वो कहता है कि सच्चाई वही है, सही वही है, यथार्थ वही है, रियल वही है, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए। और प्रिय विद्यार्थी, जो हम लोग प्रयोजनवाद विचारधारा की बात करेंगे तो उसी विचारधारा के अनुसार हम कहेंगे कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, अनुशासन आदि उसी विचारधारा के अनुसार होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने मेटाफिजिक्स के बारे में या तत्व ज्ञान के बारे में चर्चा कर लिया और उसके हम लोगों ने ब्रांचेज के बारे में देखा कि मेटाफिजिक्स के कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं। और उन ब्रांचेज में हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि जो पहला ब्रांच होता है वो होता है कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विद्या। दूसरा जो ब्रांच होता है वो होता है ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा। और उसके बाद हम लोगों ने ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा, फिलॉसफी ऑफ बीइंग के प्रकारों को देखा कि नेचुरलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है और प्रैग्मेटिज्म क्या है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे ज्ञान मीमांसा और शिक्षा की। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग जो है ज्ञान मीमांसा और शिक्षा की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पे बात होगी इपिस्टेमोलॉजी की या ज्ञान मीमांसा की या ज्ञान शास्त्र की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इपिस्टेमोलॉजी जैसा नाम से ही क्लियर है, ज्ञान मीमांसा या ज्ञान शास्त्र, अर्थात इसमें थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान क्या है इसके बारे में चर्चा होता है। ध्यान दीजिए, ज्ञान मीमांसा या थ्योरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान मीमांसा अपने आप में स्पष्ट है कि जो दर्शन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। नॉलेज क्या है, नॉलेज हम किसे कहते हैं, कौन सा नॉलेज सत्य है, कौन सा नॉलेज असत्य है, कौन सा नॉलेज सही है, कौन सा नॉलेज गलत है। जब इन प्रश्नों का उत्तर हमें फिलॉसफी या दर्शन की जिस ब्रांच में मिलता है, जिस शाखा में मिलता है, उस शाखा को हम लोग एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा या ज्ञान शास्त्र कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ज्ञान मीमांसा है, जो ज्ञान शास्त्र है, वो कुछ प्रश्नों को डील करता है। कौन से प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों? वे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि फर्स्ट वन इज ज्ञान की वास्तविक प्रकृति क्या है, रियलिस्टिक नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान का जो नेचर है, जो वास्तविक प्रकृति है वो क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हमें कहां मिलेगा? ज्ञान मीमांसा में मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा ज्ञान वैलिड है, कौन सा ज्ञान इनवैलिड है, दैट इज वैध और अवैध ज्ञान में भेद क्या है, इसका हमें उत्तर कहां से मिलेगा। सत्य व असत्य ज्ञान में भेद हम कैसे करें, इसका उत्तर हमें कहां से मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी का उत्तर जो है, जो हमारी संकल्पना होगी, जो हमारा कंसेप्ट होगा, जो हमारा ज्ञान होगा, उस चीज के आधार पर हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो किससे संबंधित है? इपिस्टेमोलॉजी या थ्योरी ऑफ नॉलेज या ज्ञान मीमांसा या ज्ञान शास्त्र से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पर कि ज्ञान की वास्तविक प्रकृति क्या है, वैध या अवैध दैट इज वैलिड और इनवैलिड ज्ञान में भेद क्या है, सत्य व असत्य ज्ञान में भेद कैसे किया जाए, उपयुक्त जितने भी प्रश्न विद्यार्थियों, इन प्रश्नों का उत्तर जगत के संबंध में हमारी संकल्पना के संदर्भ में ही प्राप्त हो सकता है। ध्यान दीजिए कि इस संसार के संबंध में, इस जगत के संबंध में जो हमारा कंसेप्ट बना हुआ है, जैसा हम इस संसार को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों प्रश्नों का हमें आंसर मिलेगा। जिस तरह से इस संसार की प्रकृति या संसार के बारे में हमारे मन में कंसेप्ट होगा, हमारा कंसेप्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ज्ञान की वास्तविक प्रकृति क्या है, सत्य ज्ञान असत्य ज्ञान क्या है, और वैध ज्ञान कौन सा है और अवैध ज्ञान कौन सा है। तो इस तरह से विद्यार्थी यदि हम लोग देखें कि जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी है या ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा भी जो है तत्व मीमांसा से ही संबंधित है। अर्थात ज्ञान मीमांसा भी जो है मूलतः तत्व मीमांसा से संबंधित है, क्योंकि ज्ञान मीमांसा में प्रिय विद्यार्थियों उन सारे प्रश्नों का जो हम उत्तर ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स से ही हमको मिलता है। तो विद्यार्थी, इस तरह से यदि ज्ञान मीमांसा को हम सभी लोग परिभाषित करना चाहें तो कहेंगे कि ज्ञान शास्त्र में ज्ञान से अभिप्राय, उसके मौलिक रूप, उसके प्राप्ति की संभावना, उसके प्राप्ति के उपाय आदि पर विचार किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम सभी लोग एपिस्टेमोलॉजी को परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं कि
एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा या ज्ञान शास्त्र फिलॉसफी या दर्शन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्ञान से अभिप्राय क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान से अभिप्राय क्या है, उसका मौलिक रूप क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नॉलेज, उसका मौलिक रूप क्या है और उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति की संभावना क्या है, हाउ वी कैन गेट द नॉलेज, हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब जो है इन सब के ऊपर जब हम विचार करते हैं या फिर दर्शन की जिस शाखा के अंतर्गत हम इन प्रश्नों का विचार करते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान से अभिप्राय क्या है, उसकी मौलिक रूप क्या है, उसकी प्राप्ति की संभावना क्या है, तो उस शाखा को, उस ब्रांच को प्रिय विद्यार्थियों हम लोग एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों जो ये हमारा ज्ञान शास्त्र है ये हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा ज्ञान मीमांसा है उसी ज्ञान मीमांसा के ऊपर हमारे करिकुलम, हमारे सिलेबस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो टीचिंग मेथड सब कुछ डिपेंड करता है। तो विद्यार्थी इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे किया जाए, कौन कौन से विषय छात्रों को पढ़ाए जाएं, पाठ्यवस्तु का संकलन कैसे किया जाए, उसकी संकलन का आधार क्या हो, बुक्स की रचना या बुक्स का निर्माण, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण कैसे किया जाए और किस शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करें, इन सब का निर्धारण करने में ज्ञान मीमांसा का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अर्थात ज्ञान मीमांसा के द्वारा जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम का निर्धारण है, विषयों का चयन है, पाठ्यवस्तु का संकलन है, पाठ्यवस्तु के निर्माण की प्रक्रिया है या शिक्षण विधि कौन सी चुने, इन सब के निर्धारण में हमारे एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा का बहुत ही अधिक योगदान होता है। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से हम लोगों ने मेटाफिजिक्स के बारे में देख लिया, तत्व मीमांसा के बारे में देख लिया और एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा के बारे में देख लिया। अब चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं जिसका तीसरा प्रमुख भाग है, दैट इज एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा, जिसको हम लोग वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों मूल्य मीमांसा या वैल्यू सिस्टम अर्थात हमारे लिए मूल्यवान क्या है, हमारी जो भी विचारधारा होती है, जो भी हमारी सोच होती है, उसी विचारधारा उसी सोच के अकॉर्डिंग जो है हमारा मूल्य निर्धारित होता है, उसी को हम मूल्यवान कहेंगे जैसी हमारी विचारधारा होगी। तो विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं कि एथिक्स क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है, नीति शास्त्र मूल्य मीमांसा क्या है और इसका हमारे एजुकेशन में, शिक्षा में कैसे संबंध है। तो विद्यार्थियों अब हम लोग बात कर रहे हैं नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा की। तो नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा के प्रकाश में प्रत्येक दर्शन नैतिक जीवन और सद्जीवन की व्याख्या करता है। ध्यान दीजिए कि जैसा हमारा मेटाफिजिक्स होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ज्ञान भी होगा, एपिस्टेमोलॉजी भी होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा मूल्य मीमांसा या एथिक्स भी होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों कहने का अभिप्राय यह है कि जो विचारधारा हमारी होगी नेचुरलिज्म की, आइडियलिज्म की या फिर फ्रैगमेंटिज्म की, तो उस विचारधारा के अनुसार मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एथिक्स सभी का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एथिक्स क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है। तो कहा जा रहा है कि तत्व मीमांसा के प्रकाश में जो भी दर्शन होगी, जो भी फिलॉसफी होगी, वो नैतिक जीवन तथा सद्जीवन की व्याख्या करता है। अपने विद्यार्थियों जब बात हम लोग कर रहे हैं नैतिक जीवन की, तो ये नैतिक जीवन किससे संबंधित है, नीति शास्त्र या एथिक्स से संबंधित है। और सद्जीवन की बात करें तो सद्जीवन क्या है, मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी से संबंधित है। तो फिर विद्यार्थियों इस तरह से जो नीति शास्त्र है और मूल्य मीमांसा है वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही अधिक संबंधित हैं और जो नैतिक जीवन का निर्धारण है वो नीति शास्त्र से होता है। तो नैतिक जीवन नीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है और जो सद्जीवन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सद्जीवन जो है वो एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा के क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो एथिक्स है और जो एक्सियोलॉजी है, नीति शास्त्र है और मूल्य मीमांसा है, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीति शास्त्र के द्वारा नैतिक जीवन का निर्धारण होता है और मूल्य मीमांसा के द्वारा सद्जीवन का निर्धारण होता है। प्रिय विद्यार्थियों नीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा करणी तथा अकरणी की व्याख्या की जाती है, मानव व्यवहार के औचित्य तथा अनौचित का विचार किया जाता है। ध्यान दीजिए कि यदि हम लोग जो है एथिक्स की बात करते हैं, नीति शास्त्र की बात करते हैं, तो कौन सा कार्य करणीय है, कौन सा कार्य अकरणीय है, दैट इज
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, या ह्यूमन का कौन सा बिहेवियर है, कौन सा व्यवहार है जिसको हम लोग कहते हैं कि यह उचित है और कौन सा व्यवहार अनुचित है, या औचित्य और अनौचित्य का जो निर्धारण होता है, या करणीय और अकरणीय व्यवहार का जो निर्धारण होता है, वो एथिक्स या नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है। जबकि जब हम लोग बात करते हैं मूल्य मीमांसा की प्रिय विद्यार्थियों, तो मूल्य मीमांसा जो है वो कहता है, उसके हिसाब से क्लियर होता है कि कौन सा चीज अच्छा है या बुरा है, या कौन सा क्षेत्र जो है शुभ है या अशुभ है, या क्या सुंदर है और क्या असुंदर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग बात करते हैं शुभ और अशुभ की, गुड और बैड की, सुंदर और असुंदर की, अच्छा और बुरा की जब हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो वह जो है किससे डिसाइड हो जाता है, हमारे एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा से डिसाइड होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुंदर क्या है, असुंदर क्या है, इन सब का निर्धारण हमारा जो मूल्य मीमांसा होगा उससे निर्धारित होता है। और कौन से व्यवहार करनी है, कौन से व्यवहार अकरणी है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्धारण हमारे एथिक्स या नीति शास्त्र के अनुसार होता है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा जो है, इसका सीधा सीधा संबंध डिसिप्लिन से होता है, अनुशासन से होता है। तो विद्यार्थियों, नीति शास्त्र तथा मूल्य मीमांसा हमारी अनुशासन संबंधित धारणाओं को प्रभावित करता है, अर्थात जो एथिक्स है और एक्सियोलॉजी है वो सीधे सीधे हमारा जो डिसिप्लिन का कंसेप्ट है, अनुशासन की धारणा है, उस धारणा को प्रभावित करता है। तो फिर विद्यार्थियों, अब जो ये एथिक्स है, जो एक्सियोलॉजी है, इसका बहुत ही बड़ा योगदान हमारे एजुकेशन में, हमारे शिक्षा शास्त्र में है। क्या योगदान है फिर विद्यार्थियों? यदि विद्यालय संगठन की बात हो, विद्यालय व्यवस्था के नियम की बात हो, बड़े छोटे के मध्य पारस्परिक संबंध की बात हो, बराबरी वालों के बीच के संबंध की बात हो, अनुशासन के नियम की बात हो, छात्रों के कर्तव्य एवं व्यवहार की बात हो, अनुशासन की विधियां क्या हो, इन सभी का निर्धारण जो है नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा से संबंधित होता है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि जो एथिक्स और एक्सियोलॉजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा, नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा के द्वारा ही विद्यालय का संगठन कैसा होगा, विद्यालय की जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, कौन से नियम कानून बनाए जाएंगे, जो हमारे शिक्षक और छात्र हैं या बड़े और छोटे के बीच में संबंध कैसा होगा, पारस्परिक संबंध कैसा होगा, आपस में छात्रों के बीच या बराबरी वालों के बीच संबंध कैसा होगा, विद्यालय में डिसिप्लिन कैसा होगा, छात्रों के कौन कौन सी ड्यूटीज होंगे, कौन कौन से कर्तव्य होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, इन सभी का निर्धारण हम नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा के आधार पर ही करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने तीनों चीज पढ़ लिया, मेटाफिजिक्स पढ़ लिया, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ लिया, एक्सियोलॉजी भी पढ़ लिया और एथिक्स भी पढ़ लिया। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, जो दर्शन के तीनों शाखाएं हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शन की इन तीनों शाखाओं, दैट इज मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड एक्सियोलॉजी, दैट इज तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और नीति शास्त्र से हमारे शिक्षा शास्त्र में सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है प्रिय विद्यार्थियों? सहायता यह मिलती है कि हमारा जो विचारधारा या हमारा दर्शन जैसा होगा, जैसे कि प्रमुख रूप से हम बात करते हैं प्रकृतिवाद, दैट इज नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, दैट इज आदर्शवाद, और प्रैग्मेटिज्म, दैट इज प्रयोजनवाद। तो जैसा हमारा विचारधारा होगा, जो हमारा दर्शन होगा, उसी दर्शन के अनुसार जो है हमारा तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा होगा, और इसी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के आधार पर शिक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वे सारे कंपोनेंट्स निर्धारित होते हैं। कैसे होता है विद्यार्थियों? यदि हम लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, शैक्षिक उद्देश्यों की बात करें, तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण और विनय की स्थापना में सर्वाधिक योगदान मूल्य मीमांसा या नीति शास्त्र का होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नीति शास्त्र, एथिक्स और एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा के द्वारा ही शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और छात्रों में विनय की स्थापना की जाती है, अर्थात उनके अंदर जो है विनय या शिष्टाचार का जो है शिष्टाचार का विकास किया जाता है। तो यह सब कुछ जो है किससे आधारित होता है? मूल्य मीमांसा या नीति शास्त्र से। अब विद्यार्थियों, जो हमारा डिसिप्लिन है वह भी बहुत कुछ जो है इसी एथिक्स एंड एक्सियोलॉजी से निर्धारित होता है। अनुशासन की जो समस्या है यह भी एक
क्या है, नैतिक समस्या है। और जब यह नैतिक समस्या है तो इसके निर्धारण में क्या होगा, हमारे एक्सियोलॉजी और एथिक्स का ही सबसे अधिक योगदान होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो अनुशासनहीन बालक होता है तो अनुशासनहीन बालक में अनुशासन के प्रति नैतिक भावना का उदय ही नहीं हो पाता है और वह यह सोच नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, जैसा हम लोगों ने करणी और अकरणी की बात किया, औचित्य और अनौचित की बात किया, तो औचित, अनौचित, करणी और अकरणी ये सब क्या है, एक नैतिक समस्या है। इसका निर्धारण जो है नैतिकता के हिसाब से होता है। तो इस तरह से जो अनुशासन की समस्या है प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुशासन की समस्या को हम लोग एक्सियोलॉजी और एथिक्स, दैट इज नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नीति शास्त्र और मूल्य मीमांसा का योगदान जो होता है वो जो है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में सर्वाधिक होता है और साथ ही साथ जो अनुशासन के निर्धारण में, अनुशासन की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान होता है। अब यदि हम लोग बात करते हैं आगे कि हमारा टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधि कैसे निर्धारित होता है, तो शिक्षण विधि को निश्चित करने में जो हमारा प्रिय विद्यार्थियों एपिस्टेमोलॉजी होता है और साथ ही साथ जो हमारा नीति शास्त्र होता है, एथिक्स होता है, इन दोनों से सहायता मिलती है कि हमारा टीचिंग मेथड्स क्या होगा, शिक्षण विधि क्या होगा। उसके निर्धारण में हम लोग एपिस्टेमोलॉजी और नीति शास्त्र के द्वारा जो है उस टीचिंग मेथड्स का निर्धारण करते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधि उपयुक्त होगा, सही होगा। और वो आधारित होता है हमारे दर्शन पर कि हम किस दर्शन की बात या किस दर्शन के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्यों या शिक्षण विधि को निर्धारित करने जा रहे हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों यदि बात करते हैं करिकुलम की, पाठचर्या की, बुक्स की या फिर सिलेबस की, तो प्रिय विद्यार्थियों जो करिकुलम या पाठ्यक्रम होता है या पाठ्यपुस्तक के बुक्स होते हैं या पाठ्यवस्तु है, इन सभी के निर्धारण में जो हमारा मेटाफिजिक्स होता है, जो हमारा एथिक्स होता है, जो हमारा एक्सियोलॉजी होता है, इन सब का योगदान जो है करिकुलम या पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण में होता है। तो विद्यार्थी इस तरह से पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में तत्व ज्ञान, ज्ञान शास्त्र और नीति शास्त्र तीनों से सहायता ली जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो शिक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एजुकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी घटक हैं, उन सभी घटकों के निर्धारण में फिलॉसफी या दर्शन का योगदान होता है। या फिर दर्शन के जो तीनों प्रमुख अंग हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड एथिक्स, इनका बहुत ही अधिक योगदान होता है। हमारा दर्शन कैसा होगा, हमारी फिलॉसफी क्या है, उसी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित होती है। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा परस्पर संबंधित हैं। फिलॉसफी एंड एजुकेशन बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। प्रिय विद्यार्थियों, जो दर्शन होता है वो एजुकेशन के लिए सिद्धांत देने का कार्य करता है। एजुकेशन या शिक्षा का जो सैद्धांतिक पक्ष का निर्धारण होता है वो फिलॉसफी से होता है, दर्शन के द्वारा होता है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, दर्शन के द्वारा जो है जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है वो निर्धारित होता है, जबकि एजुकेशन क्या है, उसका डायनेमिक पक्ष होता है, जो गतिशील पक्ष होता है, डायनेमिक पक्ष होता है। प्रिय विद्यार्थियों दर्शन का वो होता है शिक्षा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी या दर्शन और शिक्षा का दोनों आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र जो है यदि अपने विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, विज्ञान और तकनीकी की सहायता लेता है, तो वहीं पर उससे जो है दर्शन शास्त्र की भी आवश्यकता प्रतीत होती है। किस लिए? सिद्धांतों के निर्माण के लिए, कि हमारे जो शिक्षा प्रक्रिया है उसका जो है उसके जो है उद्देश्य क्या होंगे, शिक्षण विधि क्या होगा, अनुशासन क्या होगा, इन सब के निर्धारण में हमें फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा दोनों परस्पर संबंधित है। दर्शन के द्वारा शिक्षा का जो सैद्धांतिक पक्ष होता है उसका निर्धारण किया जाता है, जबकि एजुकेशन या शिक्षा में जो है जो दर्शन के द्वारा सिद्धांतों का निर्धारण होता है उसका डायनेमिक एस्पेक्ट हम लोग एजुकेशन में, एजुकेशन के फील्ड में उसको अप्लाई करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो ये आज की क्लास रही, ये जो वीडियो रहा, इस वीडियो में हम सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा किया है एजुकेशनल फिलॉसफी या फिलॉसफी के संबंध में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान के बारे में चर्चा किया, फिर हम लोगों ने एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा या ज्ञान शास्त्र के बारे में चर्चा किया, और फिर हम लोगों ने एथिक्स और एक्सियोलॉजी दैट इज नीति शास्त्र मूल्य मीमांसा के बारे में चर्चा किया। प्रिय विद्यार्थियों, और इन सब के अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन कैसे प्रभावित होता है
उसके बारे में चर्चा किया हमने, और हमने देखा कि 3 प्रकार के प्रमुख रूप से दर्शन है, फिलॉसफी है, वो कौन कौन सा है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। और इसी के अकॉर्डिंग जैसा हमारा दर्शन होगा उसी के हिसाब से हमारा शिक्षा की पूरी प्रक्रिया होगी, शिक्षा के सभी घटक उसी के द्वारा निर्धारित होंगे। और अंत में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फिलॉसफी है, जो हमारा एजुकेशन है, वो दोनों आपस में परस्पर रूप से संबंधित हैं। और शिक्षा शास्त्र जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जहाँ विज्ञान की सहायता लेता है, वहीं पर उसे जो है दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा जो है हम विभिन्न सिद्धांतों का जो है निर्धारण करते हैं। उसमें जो है फिलॉसफी की आवश्यकता महसूस होती है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो पे लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। आल्सो यू कैन कमेंट्स ऑन द वीडियो, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है आपका, या कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई सजेशंस है आपका, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आई विल आल्सो ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जो भी आपके सजेशंस आएंगे, जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों को फॉलो करने का, उनका अनुपालन करने का भी प्रयास करूंगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ करके, आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है प्रिय विद्यार्थियों, ये तो लाल है, रेड है, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर, उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप बेल के आइकन को प्रेस करिए और वहां पर ऑल के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।